Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'll be starting off with chapter 2 that is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. इस पूरे चैप्टर के अंदर वही सारी स्टोरीज बताई गई हैं जिनसे किसी ना किसी का चाइल्डहुड छिन गया। तो इसका मतलब है लॉस ऑफ चाइल्डहुड के ऊपर स्टोरीज बेस्ड हैं और इसी चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज हैं अलग अलग पर्सन्स की। उन दोनों की स्टोरीज में सेम यही है कि उनका बचपना जो छिन गया उसकी वजहों के ऊपर ही स्टोरी पूरी बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी मॉरल वैल्यूज एथिक्स वगैरह के बारे में बताया गया है स्टोरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टोरी। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कई बार उसे क्या मिल जाता था, कोई ना कोई पैसे मिल जाते थे गार्बेज के अंदर। अब वो क्या स्टोरी है, वाई डू यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। आई आस्क साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये कौन पूछता है, आई आस्क साहेब। आई यहाँ पे क्या है, पोएट के बारे में बता रहे हैं कि पोएट ने एक लड़के से पूछा जिसका नाम था साहेब, हुम आई एनकाउंटर यानी जिससे वो रोज मिलती थी। एनकाउंटर मतलब मीट, मिलना, रोज सुबह मिलती थी। स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, कि वो क्या कर रहा होता था, ज्यादातर वो उन्हें जब भी मिलता था पोएट को साहेब, वो क्या कर रहा होता था, ढूंढ रहा होता था गार्बेज में से यानी कूड़े कचरे में से ढूंढ रहा होता था गोल्ड। गोल्ड मतलब समथिंग वैल्यूएबल, जो उसे कुछ कीमती चीज मिल जाए, उसके लिए वो गोल्ड थी, इस वजह से गोल्ड यूज किया हुआ है। हकीकत में सोना नहीं ढूंढ रहा था। ठीक है, ऑफ माई नेबरहुड, की उसी के आसपास ज्यादातर ढूंढते हुए मिलता था वो गार्बेज डंप्स में से। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब फिर जब वो उससे मिलती है बात करती है तो वो पूछती है वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो साहिब उसे अपने बारे में बताता है कि ही लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, कि उसने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सैट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, कि उसका जो घर था वो कहाँ पर था, ढाका के ये ग्रीन फील्ड्स के अंदर था। ढाका क्या है, बांग्लादेश का कैपिटल होता है ना ढाका, तो उसी की बात कर रहे हैं। His home is not even a distant memory, कि उसका जो घर था अब उसकी बिल्कुल यादों में भी नहीं था। डिस्टेंट मतलब होता है फार अवे, कि अब उसकी मेमोरीज में भी नहीं था उसका घर, कि उन्होंने इतना पहले छोड़ दिया था। There were many storms that swept away their fields and homes, बहुत सारे खतरनाक स्टॉर्म्स यानी तूफान ऐसे आए जिससे उनकी फील्ड यानी उनके मैदान हरे भरे और उनके घर दोनों उनसे छिन गए थे। His mother tells him, ज्यादातर उनकी मम्मा इस बारे में उन्हें बताती हैं। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives, इसीलिए अब वो लोग उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, इतनी बड़ी सिटी में रहते हैं और गोल्ड ढूंढते हैं। गोल्ड मतलब कुछ भी वैल्यूएबल, जो भी उन्हें कूड़े कचरे में से मिल जाए उनके लिए वो अच्छा है। I have left nothing else to do, he mutters looking away, इधर उधर देखते हुए वो मन में बड़बड़ाता है कि अब मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लाइबली, यानी बिना सोचे समझे जो पोएट थी या था पोएट थी, उन्होंने क्या किया, उसे बोला कि स्कूल जाओ और क्या करोगे। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, जितने में वो बोलती है बिना सोचे कि स्कूल जाओ और क्या करोगे, इतने में ही उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी जल्दी ऐसे मीनिंगलेस एडवाइस दे दी और ये कितनी अजीब लग रही होगी कहने में कि स्कूल जाओ। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. उसने कितना अच्छा सा आंसर दिया, उसने बोला कि मेरे नेबरहुड यानी मेरे आसपास में कोई भी स्कूल नहीं है, जब कोई एक स्कूल बनवा देगा तो मैं जरूर जाऊंगा। If I start a school, will you come? तो पोएट उससे पूछती है कि अगर मैं अपना एक स्कूल स्टार्ट कर लूं तो क्या तुम आओगे। I ask half joking, कि उसने थोड़ा मजाक के वे में करते हुए ऐसे पूछा, मैं स्कूल बनवा दूं तो तुम आओगे। तो उसने बोला यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, कि काफी खुश होकर उसने बोला हाँ जरूर। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। तो कुछ ही दिनों में ऑथर ने देखा, उसने तो मजाक में कह दिया था पोएट ने कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो तुम आओगे। तो कुछ दिन बाद वो खुद वहां जाता है भागते हुए और पूछता है क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, उसने खुद को, उसे शर्म आ गई ऐसे कहते हुए कि मैं तो उसका मजाक उड़ा रही थी और वो उसने सीरियसली ले लिया। तो वो कहती है इतना स्कूल बनाने में काफी लंबा टाइम लगता है। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया था पोएट ने उसको स्कूल बनवाने का जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन उसके वर्ल्ड के लिए क्या था कि उसके हर एक जगह पे ऐसे प्रोमिसेस कितने सारे उसके मन में बैठे हुए होंगे, जो बहुत सारे लोगों ने उससे ऐसे किए होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने हो गए कि पोएट उसे रोज देखती थी, मिलती थी, तो उसे जानने लग गई।
आई आस्क हिम हिज नेम, जब इतने दिनों एक साथ रहे तो मिलते जुलते रहे तो पोएट ने उससे उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया साहिब आलम। ठीक है, वैसे उसका नाम था साहिब लेकिन शॉर्ट फॉर्म में था वो, वैसे उसका फुल नेम क्या था, साहिब आलम। ही अनाउंसेस, उसने बताया। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, उसे ये तक नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, उसका अगर उसे पता होता कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे संसार का राजा। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे ये यकीन ही नहीं होता कि मेरे नाम का ऐसा मतलब है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसे ये पता नहीं था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वो पूरे गलियों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, कि ऐसे घूमता रहता था जैसे जो बर्ड्स होती हैं सुबह सुबह आती हैं और उसके बाद दोपहर में बिल्कुल गायब हो जाती हैं, तो वो भी ऐसे ही था। बेयर फुट मतलब नंगे पैर, उसके पास पैरों में पहनने के लिए कुछ स्लिपर्स नहीं होते होंगे। बहुत सारे ऐसे लड़कों के साथ आता था, आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज मतलब बहुत सारे ग्रुप में लड़कों के साथ आता था जो कि जिनके पैरों में कुछ नहीं होता था पहनने को। हु अपियर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और वो सुबह सुबह आते थे सब इसमें से गार्बेज डंप्स में से कुछ खोजने के लिए जैसे मॉर्निंग बर्ड्स आती हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर के टाइम बिल्कुल गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीने गए और उसके बाद में उनमें से हर एक जने को रिकॉग्नाइज कर लेती थी। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक दिन उन्हीं में से किसी एक से पूछा कि तुम में से कोई चप्पल्स क्यों नहीं पहन रहा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उन्होंने जिससे उसने पूछा पोएट ने, उसने सिंपली आंसर दे दिया, मेरी मम्मी उन्हें शेल्फ से नीचे नहीं लेके आती, इस वजह से मैं पहनता नहीं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और वो ऐसे बोलता है अगर हम वो करेंगे भी ऐसा तो हम उसे फेंक देंगे। एड्स अनदर मतलब उन्हीं के आसपास जो लड़के थे उसी में से दूसरा बोलता है कि अगर वो करती भी हैं तो ये उन्हें फेंक देता। हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, कि वो ऐसे शूज कौन पहनेगा जो कि मैच ही नहीं होते। वेन आई कॉमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, कि जब उसने ऐसे कमेंट किया कि ये जो ऐसे शूज कौन पहनेगा जो मैच ही नहीं होते, सो ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग। शफल्स हिज फीट का मतलब है कि उसे ऐसा लगा जैसे ये आइडिया अच्छा नहीं था, हमने कुछ अजीब सा गलत बोल दिया। ठीक है, तो वो बिना कुछ कहे यानी साहिब आलम वो ऐसे ही खड़ा रहता है। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। इतने में ही जो एक और तीसरा लड़का होता है वो बोलता है कि मुझे शूज चाहिए, मैंने आज तक एक भी पेयर ऑफ शूज अपनी लाइफ में नहीं लिया। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, तो वो पोएट सोचती है कि मैं इतनी कंट्रीज में इधर उधर गई हूँ, मैंने इतने बच्चों को देखा है जो कि बिना स्लिपर्स के घूमते रहते हैं सिटीज के अंदर या विलेज की गांव की गलियों में। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज वन एक्सप्लेनेशन। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास पैसे की कमी है तो इस वजह से हम शूज नहीं पहनते, पर ऐसा समझ लो कि हमारा एक ट्रेडिशन है यानी रिवाज है कि हम लोग बेयर फुट ही रहते हैं यानी बिना स्लिपर्स के रहते हैं। एक और जने ने ऐसे एक्सप्लेनेशन दी क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो कोई कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा था, कोई कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा था। आई वंडर, तो वो पोएट बोलती है अच्छा मैं सोचती हूँ, सॉरी वो लड़का सोचता है कि आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो वो लोग आपस में सोचते हैं कि क्या ये एक जेन्युइन रीजन या एक्सक्यूज हो सकता है छुपाने के लिए जो उनकी ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो अपनी पॉवर्टी यानी गरीबी को कैसे बताते, तो क्या ये एक वैलिड रीजन हो सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उद्यपी वंस टोल्ड मी। इतने में वो एक स्टोरी रिमाइंड करती है जहाँ पर उद्यपी एक जगह है कर्नाटका में, ठीक है। तो किसी ने उसे स्टोरी बताई होगी पोएट को, तो वो वहां की स्टोरी याद करती है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। ठीक है, कि एक लड़का था यंग बॉय, वो स्कूल जाता था, उसके पापा क्या थे, वो एक प्रीस्ट थे टेम्पल के। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज। वो रोज वहां पर रुकता था और उसके बाद क्या करता था, वहां पे प्रेयर करता था कि मुझे किसी तरह भी एक पेयर ऑफ शूज दिलवा दो भगवान जी प्लीज। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन। 30 सालों बाद वो वहां उस टाउन में जाती है एंड उस टेम्पल में, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, कि वो पूरा क्या था, खाली डिसोलेशन ही डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब होता है अलोन, खाली बस हवा में ही ऐसे रह गया था।
इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट। अब बैक यार्ड में यानी पीछे के उसमें नया प्रीस्ट आ गया था। देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पे नई नई चेयर्स आ गई थी, रेड और व्हाइट प्लास्टिक चेयर। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय खड़ा हुआ था ग्रे यूनिफॉर्म में, उसने सॉक्स पहन रखी थी और शूज। अराइव पेंटिंग, यानी पेंटिंग मतलब होता है ब्रेथलेस, बिल्कुल सांस लिए लिए एकदम आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और उसने एक फोल्डिंग के ऊपर अपना बैग फेंक के मारा। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। इतने में उसे याद आता है कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है, इसके पास सारी चीजें हैं, आता है एकदम फेंक के मारा है इसने सब कुछ। तो वो उसकी स्टोरी रिमाइंड करती है अपने दिमाग में, जो रोज भगवान से प्रेयर करता होता है वो लड़का, कि भगवान जी मुझे एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं उन्हें कभी भी खोऊंगा नहीं। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रेयर सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज, कि अब वो शूज पहनते हैं। बट मेनी अदर लाइक द रैड पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, कि भगवान ने उनकी प्रेयर तो सुन ली कि उसको शूज दे दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे रैक पिकर्स ऐसे हैं, यानी जो कूड़ा चुगने वाले होते हैं, कि मेरे खुद के नेबरहुड यानी आसपास ऐसी जगह है जो अब भी शूजलेस हैं। शूलेस मतलब उनके पास अब भी पहनने के लिए शूज नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मैं एक्वेंटेंस विद द बेयर फूट रैड पिकर्स लेड मी टू सीमापुरी। अब एक्वेंटेंस मतलब होता है जान पहचान, कि ऑथर की काफी लोगों से जान पहचान हो गई थी। जान पहचान मतलब वही जो लोग थे जो रैड पिकर्स वगैरह थे, वो ऑथर उन्हें जान गई थी, तो उसकी एक्वेंटेंस मतलब होता है जान पहचान। मेरे जो जान पहचान वाले थे बेयरफुट रैड पिकर्स, दे लेड मी टू सीमापुरी, वो सीमापुरी पे लेकर गए, एक प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 माइल्स फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली, कि वो एक ऐसी जगह पर लेकर गए सीमापुरी, ठीक है, जो दिल्ली के पेरीफेरी यानी कॉर्नर्स के बाहर थी, माइल्स अवे फ्रॉम इट। उसके बाद इतनी दूर की बात उसके माइंड में आ गई। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। उन्हें क्या बात पता चली कि स्क्वैटर्स मतलब होता है जो लोग इलीगली कहीं पर रह रहे होते हैं, जिनके पास उनके पास लीगली कुछ रहने का कुछ होता नहीं है, झोपड़ झुग्गी में बोल सकते हैं जो लोग रहते हैं। तो दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, की वो बांग्लादेश से आए हैं बहुत पहले 1971 में। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, और वो जो साहिब आलम था यानी उसकी फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी पहले तो बहुत ही ऐसे थी, जंगली जंगली टाइप जगह, बिल्कुल खाली एक तरह से। इट स्टिल इज, आज भी ऐसे ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। पहले तो वो खाली थी कि ऐसे खाली खाली सा मैदान, लेकिन अब वो खाली नहीं थी। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, जैसे जैसे ये आता रहा चीजें, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। वहां पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी, ना छत थी, डिवॉइड मतलब होता है कि जो चीजें वहां पे नहीं मिली हुई होती, नॉट प्रोवाइडेड, विद द ड्रेनेज, रनिंग वाटर। तो वहां पर अब कितने लोग रहते थे, 10,000 रैक पिकर्स। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वो लोग यहाँ पे 30 सालों से रह रहे थे बिना किसी आइडेंटिटी के, ठीक है, विदाउट परमिट्स बट विद रेशन कार्ड्स। उनके पास कोई परमिशन भी नहीं थी वहां रहने की, लेकिन उन लोगों के पास रेशन कार्ड्स थे, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए और वो वहां से गवर्नमेंट के उससे एजेंसीज वगैरह से ग्रेन्स खरीद सकते थे खाने पीने के। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उन लोगों के लिए खाना ज्यादा जरूरी था, ना कि अपनी आइडेंटिटी बनाना, पहचान बनाना। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वो लोग, उन लोगों का मानना ये था अगर दिन के अंत तक वो लोग अपनी फैमिलीज को खाना खिला सकते हैं और बेड पे बिना खाली पेट जाते हैं, वी वुड रेदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो हमें यहाँ रहना बहुत पसंद है उन फील्ड्स से जिससे हमें कुछ खाने को ही ना मिले। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ये बात किसने कही, बहुत सारी ग्रुप्स में वुमेन बैठी हुई थी, यानी बहुत सारी औरतें थी और उन्होंने ऐसी साड़ी पहन रखी थी, तो वो लोग ये सब बोल रही हैं। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, तो जब वो ऑथर उनसे पूछती है कि आपने अपना इतना सुंदर ग्रीनरी वाली जगह है, रिवर्स ये सब छोड़ के यहाँ पर क्यों आ गए, तब वो एक साथ ऐसे करके बोलती हैं उसे। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां पर भी उन्हें फूड मिलता है, दे पिंच देयर टेंट्स, पिंच मतलब वहां से हटा लेती हैं अपना टेंट, एंड दे बिकेम ट्रांजिट होम्स, और वही उनके लिए कुछ टाइम के लिए ट्रांजिट होम्स बन जाते। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे जो हैं उसी में ही बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो भी उनके एक तरह से पार्टनर्स ही होते हैं सर्वाइवल में, यानी सब चीजों में झेलने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और अगर सीमापुरी के अंदर सर्वाइव करना है यानी जिंदा रहना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज रैक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट,
कि इसी में इतने साल निकल गए और इसी में यहाँ पे इसे कुछ नहीं मिला, नॉट समथिंग न्यू, यही चलता आ रहा है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इनके लिए गार्बेज ही गोल्ड है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यही इनकी डेली ब्रेड है, यहीं से इन्हें खाना मिलता है। अ रूफ ओवर देयर हेड, यही सिर्फ सहारा है जिससे इनके सरों पर छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रूफ्स कैसी हैं, लीकिंग है या नहीं है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत है। ठीक है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, कि साहिब बोलता है कि कई बार मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है और कई बार 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, साहिब उन्हें बोलता है, और उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। When you can find a silver coin in heap of garbage, you don't stop scrounging, कि अगर तुम्हें बाई चांस वहां पर एक सिल्वर कॉइन, उन लोगों के लिए ये सब क्या है, कॉइन्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि बहुत ज्यादा मिल गए वो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, तो अगर उसे ऐसा मिल जाता है तो ये उनके लिए एक सिल्वर कॉइन है जो उन्हें पा गया कहीं से, तो यू डोंट स्टॉप सर्चिंग, तो इस वजह से उन्हें एक होप मिल जाती है, आशा मिल जाती है कि उन्हें और भी कुछ मिल सकता है, तो वो और सर्च करते रहते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा समझ में आता है कि बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब कुछ और है और उनके पेरेंट्स के लिए कुछ और। बच्चों के लिए क्या था, बच्चों के लिए था हमें कॉइन्स मिल रहे हैं, नई नई चीजें मिल रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए क्या था, सर्वाइवल। पेरेंट्स ये सोचते थे अगर ये मिल रहे हैं तो हम सर्वाइव कर पाएंगे। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या था कि इसके अंदर ये इतने सामान के अंदर कुछ ना कुछ सरप्राइज छुपा हुआ है, तो वो सोचते थे। एंड फॉर एल्डर्स इट मीन्स अ सर्वाइवल, और एल्डर्स क्या सोचते थे कि हमें सर्वाइव करना है तो पैसे या कोई चीज इसमें से मिलेगी। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय, एक विंटर की सुबह में देखती हूँ कि साहिब जो है वो खड़ा हुआ है, कहाँ पर, बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, मेरे आसपास के नेबरहुड क्लब के गेट के पास। वॉचिंग 2 यंग मैन, और वो 2 यंग मैन को देख रहा है, ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस, कि वो लोग दोनों यंग मैन जो हैं वो व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं और वो टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो अपने आप से ही सॉफ्टली बोलता है कि मुझे गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और इसी वजह से वो गेम को वहां खड़ा होकर चुपचाप फेंस के पास देख रहा है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, और वो ये मानता है कि जब कोई भी अंदर नहीं होता तो वो जरूर वहां पर जाता है। द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है वहां का ध्यान रखने वाला, वो उसे बोल देता है कि हाँ तुम चले जाओ। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज, साहिब ने भी टेनिस शूज पहन रखे होते हैं लेकिन वो काफी अजीब लग रहे होते हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, क्योंकि उसके पास व्हाइट ड्रेस नहीं होती तो उसने किसी भी रंग की शर्ट और किसी भी रंग के शॉर्ट्स पहन रखे होते हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation, और वो समझाते हुए बोलता है कि ये मुझे किसी ने दिए थे। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, discarded मतलब rejected बोल सकते हैं, कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसी रिच लड़के के discarded यानी रिजेक्ट किए हुए शूज हैं। Who perhaps refused to wear them because of hole in one of them, उन दोनों में से किसी एक शूज में होल होगा यानी छेद होगा, इस वजह से उसने उन्हें पहनने से मना कर दिया था। लेकिन बट डज नॉट बॉदर मी, लेकिन उसे उस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फूट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि ये लाइन कब यूज करी गई थी, क्यों करी थी, इसका मतलब क्या है कि किसी भी एक इंसान के पास, जैसे साहिब के पास, उन लोगों के पास क्या थे, पहनने के लिए शूज ही नहीं थे, तो अगर उन्हें कोई ऐसे शूज भी मिल जाते हैं जिसके अंदर छेद भी है तो उनके लिए ऐसा था जैसे उनका सपना सच हो गया। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम के बारे में वो इतने बेताब होकर उत्सुकता के साथ देख रहा है, वो जो गेम है वो उसकी रीच से बाहर है, कि वो कभी सोच नहीं सकता कि वहां तक पहुंचेगा। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, अब इस सुबह की बात है कि साहिब रास्ते में था, एक मिल्क बूथ के पास जा रहा था, यानी जहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर मतलब एक कंटेनर था बड़ा सा। आई नाउ वर्क इन टी स्टॉल डाउन द रोड, वो बोलता है पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर हाथ करते हुए वो बोलता है अब मैं एक टी स्टॉल पे वर्क करता हूँ, रोड के नीचे जो है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, वो लोग मुझे क्या देते हैं, 800 रुपीज देते हैं उस काम के, और तीनों टाइम का खाना देते हैं। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने वो यानी पोएट ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो अब मैंने उसके फेस पर देखा कि उसके फेस पे वो जो केयर फ्री लुक था, कि उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती थी, वो लुक उसे नहीं दिखा।
द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन प्लास्टिक बैग। उन्हें वो जो स्टील का कैनिस्टर था किसी और के लिए काम करने के लिए, वो इतना भारी लग रहा था जितना कि वो प्लास्टिक बैग जिसमें वो कचरा कैरी करते थे वो कभी नहीं लगा। वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, कि वो जो प्लास्टिक बैग था वो उन्हें बहुत हल्का लगता था। उसके मुताबिक ये जो स्टील कैनिस्टर था ये इन्हें बहुत भारी लग रहा था लेकर। द बैग वॉज हिज, जो पहले वो प्लास्टिक का बैग टांगते थे वो उनका खुद का था, लेकिन जो कैनिस्टर है कैनिस्टर उसने ले रखा था, ही बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। वो किसका था? टी शॉप के ओनर का था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो इससे पता चलता है कि चाहे वो पहले कुछ भी कर रहे थे, रैक पिकिंग कर रहे थे या कुछ भी करके अपना पेट पाल रहे थे, सरवाइव कर रहे थे, लेकिन वो उन लोगों के लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना डिफिकल्ट किसी और के अंडर में रहकर पैसा कमाना था, क्योंकि पहले वो केयर फ्री थे, अपने खुद के ओनर थे, और अब जब वो किसी और के अंडर में कर रहे हैं तो वो अपने खुद के ओनर नहीं है। ठीक है, तो ये थी पूरी साहिब की स्टोरी। अब नेक्स्ट है किसी और की स्टोरी, तो दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन माई नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।